वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विद्यार्थियों, विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भोजन के घटक अपना रनिंग में था। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो विटामिन्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के विटामिन्स हमने कल पढ़े थे, जिनमें पहले थे वाटर सोल्यूबल और दूसरे थे फैट सोल्यूबल, यानी कि पानी में घुलनशील और वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनकी हमने चर्चा कर ली थी। आगे हम बात करते हैं पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करना, कि अगर कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन सी जो बीमारियां हैं उसको घेर सकती है। इसके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पौष्टिक आहार का जो सेवन करना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए बेहद जरूरी होता है। मनुष्य के शरीर को खाद्य पदार्थों के जरिए ही पोषक तत्व मिल पाते हैं। कि हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? अपने फूड से मिलते हैं। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में विटामिन का स्तर संतुलित रहता है। और अगर हम उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के जो फूड है उनका सेवन करते हैं तो अपने शरीर में जो विटामिन्स होते हैं उनका संतुलन बना रहता है, उनका जो स्तर है बना रहता है। वहीं जब शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और किसी भी कारण से अगर अपने शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है तो विटामिन्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो विटामिन है उनका लेवल जो है, उनका स्तर जो है कम हो जाता है। कई बार जरूरी विटामिन की कमी कुपोषण का कारण बन जाती है और कई बार जो जरूरी विटामिन्स होते हैं उनकी कमी हमारे शरीर में जब हो जाती है तो उससे हमारा शरीर जो है वो कुपोषित हो जाता है और हम कुपोषण का कारण बन जाते हैं। देखिए इस चित्र में, देखिए साथियों, इस चित्र में ये जो एक बालक दर्शाया है, इसकी जो हालत है उसको देखिए, ये कुपोषण होता है। ठीक है, तो कुपोषण जो है वो संतुलित आहार नहीं ले पाने के कारण होता है। माल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माल ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसकी हम अब आगे चर्चा करते हैं कि माल एब्जॉर्प्शन जो है वो किसे कहते हैं। देखिए विटामिन की जो कमी है उसका एक कारण माल एब्जॉर्प्शन भी होता है। माल एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन की कमी का एक कारण हो सकता है। यह स्वास्थ्य संबंधी स्थिति होती है। माल एब्जॉर्प्शन जो होता है, माल एब्जॉर्प्शन ये स्वास्थ्य संबंधी स्थिति होती है, हेल्थ से संबंधित ये कंडीशन है जिसमें शरीर भोजन से पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने में असफल हो जाता है। माल एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि हम आहार जो ग्रहण करते हैं वो अच्छा है, उसके अंदर पौष्टिक तत्व मौजूद है, उसके अंदर विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और सभी जो आवश्यक पौष्टिक तत्व है वो सब है, परंतु हमारा शरीर जो है उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। यह स्थिति छोटी आंत में किसी प्रकार की समस्या के कारण उत्पन्न हो जाती है। अगर अपने शरीर की जो छोटी आंत है, ठीक है, उस छोटी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो पोषक तत्वों को अवशोषित ही नहीं कर पाता है। हालांकि हमने पोषक तत्व अपने फूड में, अपने आहार भोजन में लिए हैं, परंतु हमारा शरीर उनको अवशोषित नहीं कर पाता है और ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्शन। इसको हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब ये शरीर की एक बीमारी कह सकते हैं, जब अपना शरीर जो है विटामिन्स को अवशोषित ही नहीं कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम साथियों, विटामिन शारीरिक समस्या को पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी तरह की गंभीर शारीरिक समस्या या बीमारी के कारण भी विटामिन की कमी हो जाती है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हमें हमारे शरीर में कोई गंभीर समस्या या बीमारी हो जाती है, तब भी विटामिन की
कमी हमारे शरीर में हो जाती है। सिलिएक सिलिएक बीमारी, ठीक है, ग्लूटेन संवेदी आंत रोग, ग्लूटेन संवेदी आंत रोग, क्रोहन रोग, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या, संक्रमण, लीवर संबंधी बीमारियों के कारण भी विटामिन की कमी हो जाती है। ये कुछ बीमारी है, जैसे सिलिएक रोग होता है या क्रोहन रोग होता है या किसी प्रकार का हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर संबंधी बीमारियों के कारण भी जो है विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण शरीर जरूरी पोषक तत्वों या विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई संक्रमण हो गया, तो हमारा जो शरीर है वो जो आवश्यक पोषक तत्व है जैसे विटामिन है तो उनको अवशोषित ही नहीं कर पाता है, ठीक है, जो विटामिन की कमी का एक कारण बन जाता है। और जब हमारा शरीर भोजन के अंदर जो विटामिन है, जो पोषक तत्व है, उनको अवशोषित ही नहीं कर पाता है, तो फिर हमारे शरीर में विटामिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे हमारा जो शरीर है रोगग्रस्त हो जाता है। सूरज की रोशनी कम मिलना, सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो कौन है? विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। एनसीबीआई मतलब नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में विटामिन डी की कमी लगभग 50% जनसंख्या में देखी जा सकती है। मतलब पूरे संसार की जो आबादी है उसका 50% जो लोग हैं वो सूरज की रोशनी की उनमें क्या रहती है, कमी रहती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते हैं, और धूप में जब नहीं जाते हैं तो विटामिन डी की जो मात्रा है हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और साथियों ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 अरब, मतलब 1 अरब जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, वो विटामिन डी की कमी से जूझ रही है, ठीक है। इसका जो कारण है वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ होना है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एक बंद जगह होती है और वहाँ पर आवश्यक जो रोशनी है सूर्य की वो नहीं पहुँच पाती है। दरअसल बाहरी गतिविधियां कम करने, बाहर हम जाते नहीं हैं, हमारा जो काम है वो सारा अंदर ही होता है, या खराब पर्यावरण सूर्य के प्रकाश के संपर्क को कम कर सकता है। इसके अलावा हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो भी खराब है, उसके कारण भी हम इससे वंचित रह जाते हैं। वजह से शरीर को सूरज की रोशनी कम मिल पाती है और ये विटामिन डी का कारण बन सकता है। हम बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो हमें सूर्य से हमारा जो संपर्क है, सूर्य की किरणों से हमारा संपर्क नहीं होगा, तो हमें विटामिन डी का जो मान हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इस कारण हमें विटामिन डी की क्या हो जाती है, कमी। मतलब पूरा जो संसार है उसकी 50% जो आबादी है वो विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। 1 अरब जनसंख्या को विटामिन डी की कमी है, ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। विटामिन की कमी का एक कारण व्यक्ति की उम्र भी हो सकता है। एज फैक्टर जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी विटामिन की कमी के लिए। बता दें कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और युवा बच्चों में भी विटामिन की कमी होने का जोखिम सबसे अधिक होता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको भी विटामिन की जो कमी है, और जो किशोर बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनमें भी विटामिन की कमी होने का जोखिम सबसे अधिक हो सकता है। इसके बाद जो अन्य पोषक तत्व है जल, जिसकी हम बात करते हैं कि जल जो है हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कमी जो है हमें विभिन्न प्रकार से रोगग्रस्त बना सकती है। जल यानी कि एक आम रासायनिक पदार्थ है, जल यानी पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, यानी कि इसका जो अणु सूत्र है H2O होता है। H2O को हम जल कहते हैं, यानी कि पानी कहते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 जो परमाणु है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था और बर्फ अवस्था, ठोस अवस्था यानी बर्फ और गैसीय अवस्था यानी भाप
में भी पाया जाता है। पानी जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, हम जानते ही हैं। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में पानी है, और ठोस अवस्था में अगर हम बात करें तो ये बर्फ कहलाता है, और अगर गैसीय अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये वाष्प, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। पानी जल आत्मीय सतहों पर तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, ये तरल क्रिस्टल के रूप में भी हो सकता है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह को, ठीक है, 1.460 पीटाटन पीटी, ठीक है, 1021 किलोग्राम जल से आच्छादित है। मतलब अपनी जो पृथ्वी है 71% भाग पर इसके क्या है, जल है। पूरी पृथ्वी का जो 71% है, 71% जो है वो स्थान किसने घेर रखा है, पानी ने घेर रखा है, और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल एक्वीफर और 0.001% जल वाष्प और बादल, इनका गठन हवा में जल के निलंबित ठोस और द्रव कणों से होता है। ठीक है, बादलों का जो निर्माण है उसमें भी क्या है, इनका गठन हवा में जल के निलंबित, हवा में जल के जो निलंबित ठोस और द्रव कणों से होता है। मतलब निलंबित का मतलब लटके हुए, हवा में जो ठोस और द्रव के जो कण लटके हुए हैं जल के, उनके कारण किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97%, हिम नदों और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4%, और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। मतलब अलग अलग स्थानों पर जल की जो मात्रा है वो परसेंटेज के अंदर यहाँ पर बताई गई है। मुख्य जो बात है वो यही है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जल की एक बहुत छोटी मात्रा पानी की टंकियों, जैविक निकायों, विनिर्मित उत्पादों के भीतर और खाद्य भंडार में निहित है। ठीक है, बर्फीली चोटियों, हिमनद, एक्वीफर या झीलों का जल कई बार धरती पर जीवन के लिए साफ जल उपलब्ध कराता है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जल जो है वो एक बड़े भूभाग पर जल है। ठीक है, केवल पृथ्वी की सतह नहीं, केवल पृथ्वी की सतह की बात नहीं करते हम, बादलों की बात करें या बहुत से ऐसे निकाय और भी हैं जहां पर जल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, जल लगातार एक चक्र में घूमता रहता है। पानी जो है वो एक निश्चित साइकिल में क्या होता है, घूमता ही रहता है। ठीक है, और इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कहा जाता है कि पानी जो एक निश्चित साइकिल के अंदर लगातार घूमता रहता है। इसमें वाष्पीकरण या ट्रांसपीरेशन, वर्षा और बहकर सागर में पहुंचना शामिल है। वाष्पीकरण या ट्रांसपीरेशन, वर्षा और बहकर सागर में पहुंचना इसमें शामिल है। पूरा जो साइकिल है उसमें वाष्पीकरण है, वर्षा है, और उसका बहकर पानी जो बारिश के द्वारा हुआ नीचे आया जमीन पर, उसका बहकर वापस सागर में पहुंचना, ये पूरा जो साइकिल है इसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। हवा जल वाष्प को स्थल के ऊपर उसी दर से उड़ा ले जाती है जिस गति से यह बहकर सागर में पहुंचता है, लगभग 36 टीटी, 1012 किलोग्राम। ठीक है, भूमि पर 107 टीटी वर्षा के अलावा वाष्पीकरण 71 टीटी प्रति वर्ष का अतिरिक्त योगदान है। ठीक है, जिस प्रकार पानी जो है सागर में पहुंचता है जिस दर से, जिस गति से, उसी दर उसी गति से जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी होती रहती है। साफ और ताजा पेयजल मानवीय और अन्य जीवन के लिए आवश्यक है। साफ और ताजा जो जल है वो इंसान के लिए और अन्य जीवन के लिए, अन्य जो जीव जंतु है उन सब के लिए आवश्यक है। लेकिन दुनिया के कई भागों में, खासकर विकासशील देशों में भयंकर जल संकट है। जो विकासशील देश है वहां पर पानी का जो संकट है वो बेहद खतरनाक है, और अनुमान है कि 2025 तक विश्व की आधी जनसंख्या इस जल संकट से दो चार होगी। मतलब 2025 साथियों आने ही वाला है, और 2025 तक विश्व की आधी जो जनसंख्या है उसको जल संकट का सामना करना पड़ेगा। मतलब जल संकट से दो चार होना पड़ेगा। जल विश्व अर्थव्यवस्था में से एक
जल जो है अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है। ये एक प्रकार से विलायक है, अन्य जो पदार्थ है वो इसके अंदर विलय हो जाते हैं, इसके अंदर घुल जाते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थों की एक बड़ी श्रृंखला, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के लिए ये एक विलायक का, सोल्यूबल का काम करता है और औद्योगिक प्रशीतन और परिवहन को सुगम बनाता है। ठीक है, औद्योगिक प्रशीतन और परिवहन को ये क्या करता है, आसान बनाता है। मीठे जल की लगभग 70% मात्रा की खपत कृषि में होती है। मतलब जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, उसका 70% तो हम किस काम में ले लेते हैं, कृषि कार्यों में काम में लेते हैं, यानी कि खेती बाड़ी में काम में लेते हैं। ठीक है, पदार्थों में से है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस, जल, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो पानी है, जल है, वो पाया जाता है। ठीक है, कई अलग अलग रूपों में ही मिलता है। आसमान में जल और वाष्प, जल, वाष्प और बादल। ठीक है, आसमान में जो द्रव पानी है वो किस रूप में मिलता है, जल, वाष्प और बादल के रूप में मिलता है। समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल, यानी कि जो बर्फ के चट्टान है उसके रूप में मिलता है। पहाड़ों में हिमनद और नदियां, और तरल रूप में भूमि पर एक्वीफर के रूप में। ये अलग अलग प्रकार है पानी के, जिन जिन रूप में ये पाया जाता है। जल में कई पदार्थों को घोला जा सकता है जो इसे एक अलग स्वाद और गंध प्रदान करते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जिनको जल में घोल सकते हैं और इसे एक अलग स्वाद दे देते हैं, एक अलग गंध उसके कारण इसमें आने लगती है। वास्तव में मानव और अन्य जानवरों समय के साथ एक दृष्टि विकसित हो गई है जिसके माध्यम से वो जल के पीने को योग्यता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं, और वह बहुत नमकीन या सड़ा हुआ जल नहीं पीते हैं। इंसान हो या फिर जानवर हो, वो एक ज़्यादा खारा जो जल है या सड़ा हुआ जो पानी है उसको नहीं पीते हैं। मनुष्य ठंडे से गुनगुना जल पीना पसंद करते हैं। तो इंसान है वो गुनगुना पानी पीना पसंद करते हैं। ठंडे जल में रोगाणुओं की संख्या काफ़ी कम होने की संभावना होती है। शुद्ध पानी H2O स्वाद में फीका होता है, मतलब ये स्वादहीन होता है। पानी जो है, शुद्ध पानी जो है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। जबकि झरने के पानी या लवणीय जल, मिनरल वाटर का स्वाद इनमें मिले खनिज लवणों के कारण होता है। ठीक है, झरने का जो पानी है या लवणीय जल है ठीक है, जिसे मिनरल वाटर कहते हैं, उनके अंदर जो एक अलग स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो उनके अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, उनके कारण होता है। सोते यानी कि झरने के पानी या लवणीय जल की गुणवत्ता से अभिप्राय इनमें विषैले तत्वों, प्रदूषकों और रोगाणुओं की अनुपस्थिति से होता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है और पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में मिलने वाला यौगिक है। पानी के बारे में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, जल का हमारे शरीर में महत्व क्या है। ठीक है, पानी जो है इसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पानी ही करता है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई का जो काम है वो कौन करता है, पानी के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में पहुंचती है। मनुष्य के शरीर के अधिकतर अंगों में पानी पाया जाता है। शरीर के जो अधिकतर अंग है उन सभी में क्या होता है, पानी पाया जाता है। बेहद कम लोग जानते होंगे, लेकिन ठोस और कड़ी महसूस होने वाली हमारी हड्डियों में भी 22% पानी होता है। ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर 22% क्या होता है, पानी। हमारी हड्डियों में भी, मतलब जो इतनी सख्त है, इतनी कठोर है, उनमें भी क्या है, पानी है। कितने प्रतिशत है पानी की मात्रा हड्डियों में? 22% है। दांतों में जो पानी है, दांत में पानी की जो मात्रा है 10% होती है। और स्किन में, हमारी जो त्वचा है
उसमें जो पानी की मात्रा है वो 20% होती है, और दिमाग में 74.5%। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, इसके अंदर पानी की जो मात्रा है 74.5% होती है, और मसल्स में 75.6%, जबकि ब्लड में 83% पानी होता है। तो खून में जो पानी की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, 83% होती है। सभी विद्यार्थी इन नंबर्स को जरूर याद रखेंगे, ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, दिमाग में जो पानी की मात्रा है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, दिमाग जो है उसमें पानी की जो मात्रा है वो दी गई है हमें 74.5%। ठीक है, हड्डियों में 22%, दांतों में 10%, स्किन में 20%, खून में 83%। ठीक है, और स्किन में 20%। इस प्रकार अलग अलग जो हमारे शरीर के अंग हैं उनमें पानी की जो मात्रा है वो भी अलग अलग है, और इस मात्रा को सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि हमारी हड्डियां जो होती है, हमारे शरीर की हड्डियों में पानी की जो मात्रा है वो 22% है, दांतों में जो पानी की मात्रा है वो 10% है, स्किन में 20% है, और दिमाग में 74.5% है, और मांसपेशियों में 75.6% है, और जबकि खून में 83% है। इसके बाद हम बात करते हैं संतुलित आहार की, यानी कि बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, ऐसा आहार जिसमें भी सभी चीजें उचित मात्रा में मौजूद हो जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। मतलब सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में हो, निश्चित अंश, निश्चित मात्रा में हो, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसे ही भोजन से शरीर का भली भांति पोषण होता है। जब शरीर के अंदर एक संतुलित आहार जाता है तो हमारा शरीर जो है उसको एक अच्छी तरीके से पोषण प्राप्त होता है, उससे पर्याप्त शक्ति और ताप की उपलब्धि होती है। ठीक है, आवश्यक जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी है, पावर है, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नियत रखने के लिए जो एनर्जी है, पोषक तत्व है, वो हमें बैलेंस्ड डाइट से ही प्राप्त होते हैं, तथा स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि होती है, हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी जो एज है, उम्र है, वो भी अधिक हो जाती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल तथा सभी प्रकार के विटामिन उचित मात्रा में होते हैं, जिनसे शरीर का क्या होता है, विकास होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल सभी क्या होते हैं, उचित मात्रा में होते हैं और निश्चित अंश में होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट जब हम लेते हैं, हमारे शरीर को क्या मिलती है, आवश्यक शक्ति मिलती है, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी स्थिर बना रहता है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो कौन करता है, बैलेंस्ड डाइट करती है। हमारे शरीर की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति बैलेंस्ड डाइट से होती है। इन खाद्य तत्वों में से किसी एक ही खाद्य तत्व का सेवन किया जाए तो स्वाभाविक है कि उनसे शरीर की अन्य अनेकों आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेगी। ठीक है, और अगर हम ये जो पोषक तत्व है इनमें से केवल एक का ही सेवन करते जाएंगे तो हमारे शरीर को जो है इससे आवश्यक जो अन्य आवश्यकताएं हैं, अन्य पोषक तत्वों से जो आवश्यकताएं पूरी होने वाली है वो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। फलतः शरीर धीरे धीरे पूर्ण पोषण न मिल पाने के कारण क्षीण होता जाएगा, इससे पूरा पोषण नहीं मिलेगा और हमारा जो शरीर है वो कमजोर होता जाएगा। भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक अलग कार्य है, प्रोटीन का, मिनरल्स का, इन सब का एक अलग अलग कार्य होता है। इनके ठीक अनुपात में होने से ही हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगर हम किसी भी पोषक तत्व की मात्रा को कम कर देंगे या एक निश्चित मात्रा से ज्यादा कर देंगे तो हम उससे रोगग्रस्त हो जाएंगे, हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। अतः विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व,
शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए जो आवश्यक पौष्टिक तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में उनकी निश्चित मात्रा के साथ हमारे शरीर में पहुंचता है। उस फूड को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। हमारा शरीर आहार्य संतुलित तब ही कहलाएगा जब हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर पाएगा। अगर हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जो हमारी शरीर की जो जरूरतें हैं, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक जो जरूरतें हैं उनको अगर वो पूरा ही नहीं करता है तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे। हमारी शारीरिक जरूरतें कई कारणों पर निर्भर करती है। हमारा जो शरीर है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो कई कारणों पर निर्भर करती है। जैसे आयु पर निर्भर करती है। जो जवान व्यक्ति होता है, एक युवा होता है, उसको पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। एक शिशु को भी पौष्टिक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, परंतु एक वृद्ध व्यक्ति को अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एक गर्भवती महिला अथवा स्तनपान कराने वाली जो महिला है उनको भी पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो बैलेंस्ड डाइट जो है, हमारा शरीर कई जरूरतों पर निर्भर करता है, जिनमें से आयु है, लिंग है, ठीक है, जलवायु और शारीरिक कार्य। अगर हम शारीरिक कार्य अधिक करते हैं, जैसे मजदूरी जो करने वाले व्यक्ति हैं उनको अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जलवायु, क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं उनको अपना शरीर गर्म रखने के लिए अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो लिंग है, महिला अथवा पुरुषों की अगर हम बात करें तो एक पुरुष को अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष जो है वो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आयु हो सकता है, लिंग हो सकता है। इसके अलावा जलवायु जो है वो भी बैलेंस्ड डाइट को प्रभावित करते हैं, और जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उससे भी बैलेंस्ड डाइट जो है, हमारा जो आहार है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व अनुपात में होते हैं जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से हो सके। मतलब बैलेंस्ड डाइट से, संतुलित आहार से, मतलब सभी जो खाद्य पदार्थ है वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन और अन्य पोषक तत्व जो है उनकी आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इन सभी पोषक तत्वों का मतलब कैलोरीज जो है, खनिज लवण जो है, विटामिन जो है, अन्य जो पोषक तत्व है, उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करने वाला जो भोजन है उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो, ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यदि इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनमें कुछ 3 मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हम। इसमें एक आ गया कि अगर हम बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते हैं तो अपने पास कुछ न कुछ अल्टरनेटिव ऐसा होना चाहिए जिससे हम जो अन्य आवश्यकताएं हैं हमारी उनसे क्या हो सके, पूरी हो सके। ठीक है, आगे देखिए साथियों। संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट जो है वो हमारे शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी जरूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो संतुलित आहार जो है वो अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में क्या करता है? हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। अगर हमें किसी कारण से पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है तो संतुलित आहार क्या करेगा? हमें आवश्यक जो पोषक तत्व है वो प्रदान करेगा। तो साथियों, ये आज तक हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। अब आगे का जो इसका भाग है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।